हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिसीजन ऑफ अ फाइनेंशियल मैनेजर। एक फाइनेंशियल मैनेजर कौन से इंपॉर्टेंट डिसीजन को लेता है अपने ड्यूरेशन में, वर्किंग ड्यूरेशन में, वही हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक फाइनेंशियल मैनेजर मेनली 3 इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फिनांस डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। ये 3 वो डिसीजन हैं जो एक फाइनेंशियल मैनेजर को लेने पड़ते हैं। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, फिनांस एंड डिविडेंड डिसीजन। तो एक एक करके हम देखते हैं कि इन डिसीजंस में वो एग्जैक्टली क्या करता है। पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि एक्चुअली जो भी एफएम में हम जो न्यूमेरिकल पोर्शन करते हैं, लाइक कॉस्ट ऑफ कैपिटल लगाते हैं, लेवरेज करते हैं, कैपिटल बस्टिंग कैलकुलेट करते हैं या डिविडेंड मॉडल्स पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें इन्हीं तीनों डिसीजंस में कवर हो जाती हैं। मतलब ये जितने भी न्यूमेरिकल्स या जितने भी पार्ट्स हम कवर करते हैं वो हम इसीलिए करते हैं क्योंकि वो फाइनेंशियल मैनेजर्स के डिसीजन में इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हर एक डिसीजन हमें बताता है कि वो डिसीजन कैसे लिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ दैट न्यूमेरिकल पोर्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला डिसीजन हमारा क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन दैट इज इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड। ओके, अब होता क्या है कि जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो क्या लेता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। मींस जो फंड उसके पास अवेलेबल हैं उन फंड्स को वो कहाँ इन्वेस्ट करे। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मींस उन फंड्स को, जो पैसे ऑलरेडी उसके पास हैं, जो कैपिटल है उसकी, उस कैपिटल को वो कहाँ इन्वेस्ट करे। अब कोई भी बिजनेस कंसर्न होती है तो वो अपने कैपिटल्स को या अपनी फंडिंग को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहती है जहाँ से उसको मैक्सिमम रिटर्न आए, राइट। तो बीइंग अ फाइनेंशियल मैनेजर डिस्कस करना पड़ता है, चेकआउट करना पड़ता है कि हम अपनी फंडिंग को ऐसी कौन सी जगह इन्वेस्ट करें कि जहाँ से हमें रिटर्न अच्छे मिलें। तो सबसे पहले वो 2 चीज़ों पे फोकस करता है कि उसे जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो कहाँ पे करनी है, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है। सबसे पहले तो उसे ये डिसाइड करना होता है कि उस फंड को जो इन्वेस्टमेंट करना है वो लॉन्ग टर्म में करना है या शॉर्ट टर्म में करना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब मोर देन 1 ईयर, ठीक है। मोर देन 1 ईयर जब चला जाता है तो फिर वो लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म विद इन अ 1 ईयर, 12 मंथ्स तक के टाइम पीरियड को हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं जनरली। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, तो अब अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो सिलेक्शन ऑफ अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए मतलब आपको ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है जो प्रोजेक्ट आपको तुरंत रिटर्न नहीं देने वाली है, जो लंबे टाइम तक चलेगी और लंबे टाइम तक आपको रिटर्न देती रहेगी, राइट। जैसे ऐसा नहीं होगा कि आज हमने लगाया और आज ही हमें कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा, ऐसा नहीं होगा वो। तो अब उसमें हमें क्या देखना पड़ता है, उसमें हम क्या करते हैं? कैपिटल बस्टिंग। क्या करते हैं? कैपिटल बस्टिंग। तो कैपिटल बस्टिंग वो टेक्निक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जिसके बेसिस पे एक फाइनेंशियल मैनेजर डिसाइड कर पाता है कि वो अपने प्रोजेक्ट का इन्वेस्टमेंट करे या ना करे। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इवेलुएटिंग द इन्वेस्टमेंट्स। वो जितने भी प्रपोजल, जितने भी प्रोजेक्ट उसके पास अवेलेबल होते हैं उन प्रोजेक्ट को क्या करता है? वो एनालिसिस करता है, इवेलुएट करता है कि कौन सा प्रोजेक्ट उससे ज़्यादा रिटर्न देने वाला है। अब वो इवेलुएशन वो कैसे कर पाते हैं? तो जब आप कैपिटल बस्टिंग का न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो उसमें हमें ये चीज़ पता चलती है कि कुछ डिस्काउंटेड फैक्टर होते हैं, कुछ नॉन डिस्काउंटेड फैक्टर होते हैं। जैसे एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना, आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स के थ्रू, पीआई, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के थ्रू। नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक होती है पेबैक पीरियड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। तो ये डिस्काउंटेड क्या हो गया? जिसमें हम टीवीएम को कंसीडर करते हैं, ठीक है। और नॉन डिस्काउंटेड में टीवीएम को कंसीडर नहीं किया जाता है। तो मतलब क्या हो गया कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन जब फाइनेंशियल मैनेजर लेता है तो वो क्या करता है? वो देखता है पहले कि उसे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है या फिर शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना है। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है तो उसे क्या करता है? जितने भी लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको इवेलुएट करता है और सेलेक्ट करता है। तो उसमें से एक टेक्निक हो गई आपकी कैपिटल बस्टिंग, जिसमें इन सारे मेथड के थ्रू वो प्रोजेक्ट्स को इवेलुएट करता है। जो प्रोजेक्ट उसे ज़्यादा रिटर्न देगा उस प्रोजेक्ट में वो इन्वेस्टमेंट कर देगा। और दूसरा होता है कैपिटल रैशनिंग। कैपिटल रैशनिंग मतलब कि जब आपके पास फंडिंग कम है, क्या है? फंडिंग कम है, पर आपको एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट ऐसे दिख रहे हैं जिसमें रिटर्न ज़्यादा है, मैक्सिमम रिटर्न दिख रहा है। ऐसा होता है ना कि हमने 10 प्रोजेक्ट लिया और हमें दिख रहा है कि 3-4 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो बहुत अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, पर हमारे पास पैसे इतने है ही नहीं है कि हम ये 3-4 प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकें।
तो उस केस को कहते हैं कैपिटल रैशनिंग, कैपिटल रैशनल है। तो इन दैट केस क्या होता है, हम पीआई प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के थ्रू रैंकिंग करते हैं और उस फंड को हम रैंक के थ्रू उन तीनों जो हमको लग रहा है कि वो तीनों प्रोजेक्ट मैक्सिमम रिटर्न देंगे उसमें रैंक करके कुछ कुछ फंड्स उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो उस टेक्निक को कहते हैं कैपिटल इन्वेस्टिंग, कैपिटल रैशनिंग। तो हमने क्या देखा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में हम देखते हैं कैपिटल बस्टिंग वगैरह के थ्रू वो ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता है जो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल होते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में हम क्या देखते हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। क्या, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को देखते हैं, राइट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, अब देखिए अगर आप फंडिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में करेंगे तो जैसे फिक्स कैपिटल वगैरह में कर रहे होंगे, पर अगर आप शॉर्ट टर्म में करेंगे तो आप क्या कर रहे होंगे, वर्किंग कैपिटल के लिए कर रहे होंगे जो डे टू डे बिजनेस के लिए यूज़ होता है। तो हम शॉर्ट टर्म में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में जो पूरा न्यूमेरिकल पोर्शन आता है उसके थ्रू हम डिसाइड करते हैं कि हमें कहाँ पे कितनी फंडिंग शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करनी है, कैसे हम वर्किंग कैपिटल को मैनेज करते हैं। तो पूरा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को हम देखते हैं। ओके, तो ये तो हो गया उसका इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर। जब वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेता है तो एक्चुअली वो ये सारी चीज़ें डिसाइड करता है, इवेलुएट करता है, एनालिसिस करता है और डिसीजन लेता है। सेकेंड इज व्हाट, फिनांस डिसीजन। फिनांस डिसीजन मीन्स सेलेक्शन ऑफ अ कैपिटल मिक्स और सोर्स मिक्स। अब फिनांस डिसीजन मतलब कहाँ से फंडिंग आएगी, कैसे उसको फिनांस को रेज करना, फाइनेंस हिसाब के तो कैसे उसे रेज करना। तो वो जो रेजिंग है कहाँ से रेज करें, तो अपनी कैपिटल मिक्स को डिसाइड करना, सेलेक्शन ऑफ अ कैपिटल का किस सोर्स से वो कैपिटल को मेंटेन करें। मतलब कि वो प्रेफरेंस से कैपिटल मेंटेन करे, इक्विटी से कैपिटल को मेंटेन करे, डेब्ट से कैपिटल मेंटेन करे। तो जो ये कैपिटल है वो उसमें किस किस चीज़ का प्रोपोर्शन होगा, वो जो चीज़ सेलेक्ट करते हैं वही हम कहते हैं फिनांस में डिसीजन लेना। मतलब हमें कहाँ से पैसे रेज करने हैं, दैट इज रेजिंग ऑफ फंड। ओके, तो जब हम यहाँ पे सोर्स को डिसाइड कर रहे होते हैं, कैपिटल मिक्स को डिसाइड कर रहे होते हैं, तो उस केस में फाइनेंशियल मैनेजर क्या करता है, वो इन सारी चीज़ों का एनालिसिस करता है, जैसे लेवरेज का, कैपिटल स्ट्रक्चर का और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इन सब चीज़ों को वो ध्यान देता है। अब एक एक करके देखते हैं और आप देखोगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यही वो सारे टॉपिक है जिन पे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स क्या हो गया, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन of debts and equity securities that comprises of firms financing of its assets। मतलब क्या हो गया कि जो कैपिटल स्ट्रक्चरिंग जो कैपिटल फ्रेम हुई है उसमें डेप्ट का प्रोपोर्शन क्या रखना है, इक्विटी का प्रोपोर्शन क्या रखना है, ये डेप्ट और इक्विटी के प्रोपोर्शन को किस बेसिस से कंबाइन करना है, ये हम कैपिटल स्ट्रक्चर में देखते हैं। तो उस तरह से वो फिनांसिंग अपनी कराता है। तो यहाँ पे बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं, नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, एमएम अप्रोच, दैट इज मॉडिगलन मिलर अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच। ये सारे वो अप्रोचेज हैं, वो थ्योरीज हैं जिसमें बताता है कि कब आपको डेप्ट का प्रोपोर्शन कितना रखना चाहिए और इक्विटी का प्रोपोर्शन कितना रखना चाहिए। तो इसी तरह से इस कैपिटल मिक्स को या सोर्स मिक्स को डिसाइड करते वक्त, फिनांस डिसीजन लेते वक्त वो लेवरेज भी कैलकुलेट करता है। लेवरेज कहती है कि हम यहाँ पे देखते हैं कि जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं, फिक्स कॉस्ट होती है, वो मीट आउट हो जाए, साथ में आपको एक फिक्स रिटर्न भी मिल रही हो। इन सब चीज़ों को कवर करना ही लेवरेज को एक तरीके से हम कहते हैं। ये कहता है कि जो फिक्स्ड इक्विटी है, मीन्स जो इक्विटी का रिटर्न है वो आपको क्या मिलता है और टोटल कैपिटलाइजेशन का रिटर्न आपको क्या मिलता है, इन सब रेशियो को, इन सारे परसेंटेज को कैलकुलेट करना ही लेवरेज कहलाता है। अब लेवरेज में भी तीन तरीके से होते हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज। इन तीनों के फॉर्मूलेज होते हैं, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी, ईबीटी डिवाइड बाय ईबीटी। तो ये सारे फॉर्मूले हैं जो कि आप न्यूमेरिकल लगाते वक्त सॉल्व करते हैं, राइट। ओके, फाइनेंस डिसीजन में नेक्स्ट वो क्या करता है, क्योंकि उसको कैपिटल मिक्स डिसाइड करना है, सोर्सेज डिसाइड करना है, उसे डिसाइड करना है कि उसको फाइनेंस कहाँ से रेज करना है, तो वो ये करता है कि जो कैपिटल हमें इकट्ठा करनी है उसकी कॉस्ट क्या पड़ने वाली है, ये भी उसे कैलकुलेट करना ज़रूरी होता है। तो वहाँ की कैलकुलेशन में वो कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैलकुलेट करता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दैट कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैसे डिनोट करते हैं, KD से, कॉस्ट ऑफ इक्विटी KE, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग KR, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सबकी कंबाइंड को WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। तो वो कैपिटल की कॉस्ट कैलकुलेट करता है, तभी तो डिसाइड कर पाएगा कि भाई ये जो इस तरह से इस सोर्स से हमें कॉस्ट कम पड़ रही है तो इस सोर्स को हम ज़्यादा ले सकते हैं अपने कैपिटल में। मान लीजिए मुझे 5 करोड़ का
5 करोड़ का हमें कैपिटल चाहिए, तो अब 5 करोड़ में कितना हम डेब्ट से रेज करें और कितना हम इक्विटी से रेज करें। तो ये जो रेजिंग है यही हम यहाँ पर डिसीजन लेते हैं कि ये 5 करोड़ की कैपिटल हम कैसे तैयार करें, कितना डेब्ट का रखें, कितना इक्विटी का रखते हैं। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए ना कि इनकी कॉस्ट क्या पड़ रही है, और ये कॉस्ट का कैलकुलेशन यहाँ पे होता है। अब वैसे एक नॉर्मल जब न्यूमेरिकल आप करोगे या न्यूमेरिकल जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें तो बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, बट वैसे इन जनरल आपको बताते हो कॉस्ट ऑफ डेब्ट, डेब्ट की कॉस्ट। तो डेब्ट की कॉस्ट क्या होगी, जो डेब्ट को पाने के लिए आपको पे करनी, कॉस्ट तो वही होती है ना जो आपको देनी पड़ती है। तो अगर आप डेब्ट कर रहे हो तो आपको क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट। तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट क्या होती है, इंटरेस्ट होती है। तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे कैलकुलेशन करते हैं। इसी तरह इक्विटी में हम क्या दे रहे होते हैं, डिविडेंड दे रहे होते हैं, तो हम डिविडेंड के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। तो ये यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है। जब फॉर्मूला आप देखोगे तो वहाँ पे इन्हीं के बेसिस पे फॉर्मूला ड्राइव होता है, यहाँ पे इंटरेस्ट, यहाँ पे डिविडेंड। तो आपको जो जा रहा है दैट इज योर कॉस्ट। ओके, थर्ड डिसीजन इज व्हाट, डिविडेंड डिसीजन। अब डिविडेंड डिसीजन क्या होता है, रिलेटेड टू डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब फाइनेंशियल मैनेजर फंड रेज करता है, फंड इन्वेस्ट करता है, साथ ही फंड डिस्ट्रीब्यूट भी तो करता है। अगर जब उसने कैपिटल रेज करा ली, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट किया, तो जो उसके शेयर होल्डर्स हैं उन्हें भी तो उन्हें कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, प्रॉफिट का कुछ पोर्शन उन्हें एज एन डिविडेंड देना पड़ता है। पर वो कब डिविडेंड दे, कितना डिविडेंड दे, ये डिसीजन कौन लेता है, आपका फाइनेंशियल मैनेजर लेता है, राइट। अब जब आप डिविडेंड डिसीजन पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स दिए गए हैं, लाइक वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल, MM मॉडल, दैट इज मोदी-गिलन मिलर अप्रोच, MM मॉडल। ये तीनों मॉडल्स दिए गए हैं जहाँ पे ये लोग बताते हैं कि अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट या रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, ROI ज़्यादा है तो आपको क्या करना चाहिए, कॉस्ट कम है तो क्या करना चाहिए। मतलब ROI और कॉस्ट का कंपैरिजन करके वो आपको बताते हैं कि किस केस में आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए और कितना डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है एंटिटीज़ पे कि वो कौन से मॉडल को फॉलो कर रही होती है। हर मॉडल अपने अकॉर्डिंग बता रहा होता है कि अगर आपकी रिटर्न इतनी है और कॉस्ट इतनी है तो आपको पूरा डिविडेंड बांट देना चाहिए प्रॉफिट, या प्रॉफिट का इतना पोर्शन डिविडेंड बांटना चाहिए, या पूरा पूरा एज एन रिटेन्ड अर्निंग रख लेना चाहिए। ये सारी कहानियाँ आपको इसी मॉडल में डिस्कस करती हैं। तो ये सारी डिसीजंस जो होते हैं, एक बार आप पूरा देखेंगे, ये सब कुछ डिपेंड करता है सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजर के डिसीजन पे, जो कि सिर्फ 3 होते हैं, इन्वेस्टमेंट, फिनांस और डिविडेंड डिसीजन। और यही तीनों डिसीजन लेने के लिए आप ये सारी चीज़ें रीड आउट करते हैं, पढ़ते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, जिससे कि जब ये आप एज एन फाइनेंशियल मैनेजर हो प्रैक्टिकल लाइफ में तो आप ये डिसीजंस ले सकें, आप ये एनालिसिस कर सकें, आप ये कैलकुलेशन कर सकें। तो इसीलिए हम इनका न्यूमेरिकल देखते हैं। तो आई होप आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा। हम आगे डिस्कस करेंगे और भी टॉपिक्स को। थैंक यू वेरी मच।